to the world of history। आज की क्लास हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसके साथ ही हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एक फिनिशिंग टच देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। नाउ this topic summarizes the whole series of events which took place in timeline of modern Indian history। कहने का मतलब है कि हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास में जो भी इवेंट्स हुए, जो भी घटनाएं हुई और जिस क्रम में घटनाएं हुई हैं, उन सब का सार है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और उसके बाद हुआ भारत का जो विभाजन है। जो भी इवेंट्स हुए हैं, जो भी मूवमेंट्स हुए हैं, जिस भी तरह के रिवोल्ट्स हुए हैं, रिबेलियंस हुए हैं, उन सब को मिला जुला के जो हमारा आउटकम निकला है, जो रिजल्ट है, वो यही था कि हमें भारत को आज़ादी मिली थी। पर उसके साथ ही एक बहुत दुखद घटना हुई, यानी कि भारत का विभाजन हुआ था। आज हम उसी को देखेंगे कि ये सारे इवेंट्स किस तरह लाइन अप हुए और किस तरह हम इस आउटकम पर पहुंचे हैं। Starting with preview, introduction, then historical context, टाइमलाइन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कोई रातों रात हुई घटना नहीं थी, या जो हमें आज़ादी मिली है वो रातों रात नहीं मिली थी, कोई ओवरनाइट इवेंट नहीं था। ये इंडिपेंडेंस मिलने में हमें सालों लगे हैं और चेन ऑफ इवेंट्स हुए हैं इसके पीछे। तो ये टाइमलाइन कैसे हुई है, कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको हम देखेंगे। की प्रोविजंस, जो एक्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इस एक्ट को बनाने के लिए कौन से प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं इसमें, हम वो भी देखेंगे। देन रोल ऑफ की फिगर्स, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी पर्सनालिटीज जिनका बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। देन फाइनली वी विल सी पार्टीशन ऑफ इंडिया, कि कैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ है और जिसका हम रिजल्ट कह लीजिए, या जिस अनफॉर्चुनेट रिजल्ट जिसका हम अभी तक सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से। Starting with the introduction, Indian Independence Act of 1947 marked a pivotal moment in history leading to end of British rule। ये हम सब जानते हैं कि इसी एक्ट के तहत और इसी इंसिडेंट के तहत भारत को आज़ादी मिली है। भारत की आज़ादी के जो भी फीचर्स हैं, उस टाइम जो भी प्रोविजंस इंक्लूड किए गए थे, वो इसी एक्ट द्वारा स्टैब्लिश किए गए हैं। एंड इन दिस लेक्चर हम क्या देखेंगे, की प्रोविजंस एंड इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, एक बैकड्रॉप देखते हैं। बैकड्रॉप ऑफ nationalist movements and World War II, which led to growing demand of self-rule and also the weakening of British authority। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इंडिया के इंडिपेंडेंस का, यानी कि भारत की स्वतंत्रता का इतिहास क्या है, उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है, जहां से हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, किन बेसिस पे या फिर किन ग्राउंड्स पे ये एस्टैब्लिश हुआ है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलानी है, इंडिया का, भारत का स्वतंत्र होना जरूरी है, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ है ये फैक्ट। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं राइट फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके साथ ही जो भी ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं बीच में, सिविल मूवमेंट्स हुए हैं, जो भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं, यानी कि समाज के अलग अलग हिस्सों द्वारा, अलग अलग वर्गों द्वारा की गई क्रांतियों का जो पूरा सीरीज रहा है, वो साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था तो ब्रिटिश आर्मी ने रिप्रेजेंट किया था, जब ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी वहां पे, तो उसमें बहुत सारे इंडियन सिपॉइज भी थे। मैंने आपको बताया था जो हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 था, वो शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि जो इंडियन सिपॉइज थे ब्रिटिश आर्मी में, उनके कुछ डिसकंटेनमेंट्स थे, उनके कुछ रिजेंटमेंट्स थे। उसी प्रकार से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी जब इंडियन सिपॉइज को इंक्लूड किया गया, तो पहली बात तो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, उनको मिसट्रीट किया गया, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल दर्जा नहीं दिया गया, और साथ ही साथ गांधी जी की एक डिमांड थी कि हम पार्ट तो लेंगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, यानी कि हमारे भारतीय सिपाही ब्रिटिश आर्मी में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जरूर लड़ेंगे, उसके बदले में हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, हमें खुद को रूल करने की आजादी चाहिए, जिसको नहीं माना गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो वो जो एक डिसकंटेनमेंट अराइज हुआ, यानी कि डिससैटिस्फैक्शन,
वो जो अराइज हुआ इस घटना के बाद, उसने बहुत बड़ा एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया है इंडियन इंडिपेंडेंस का। वो आप कह सकते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए उसने एक इमीडिएट कॉज की तरह काम किया है। जब ब्रिटिशर्स ने शुरुआती दौर में हामी भरी कि ठीक है, आप हमें भारतीय सिपाहियों को पार्टिसिपेट करने की आज़ादी आप दे दीजिए, आप परमिशन दे दीजिए कि वो हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ें, और उसके बदले में सेल्फ रूल आपको दे दिया जाएगा। बट जैसे ही वर्ल्ड वॉर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चेन ऑफ इवेंट्स होते गए, फिर उनकी तरफ से वो चीज़ें रिजेक्ट हो गई। ब्रिटिश रूल ने ये रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कोई भी सेल्फ रूल वो प्रोवाइड करेंगे। उसकी वजह से जो रिजेंटमेंट ग्रो हुआ, उसने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक बैकड्रॉप तैयार किया। डिमांड फॉर सेल्फ रूल की डिमांड थी, साथ ही साथ ब्रिटिश अथॉरिटी वीक हो रही थी। दिन प्रतिदिन ब्रिटिश अथॉरिटी भी वीक हो रही थी। कितना भी मजबूत डिक्टेटरशिप हो, तानाशाही हो, कितनी भी मजबूत तानाशाही हो, एक समय के बाद लोगों में जब गुस्सा उमड़ना शुरू होता है और जब वो क्रांति का रूप लेने लगता है, रिवोल्ट्स होने लगते हैं और मल्टीपल रिवोल्ट्स हो रहे हैं एक के बाद एक, तो ये जो जनरल पब्लिक का जो मास अग्रेशन है, इसको दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक समय तक ही, एक सर्टेन टाइम लिमिट तक ही कंट्रोल किया जा सकता है या सप्रेस किया जा सकता है, और यही हो रहा था ब्रिटिश अथॉरिटी के साथ। रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके अभी तक जो भी इवेंट्स हो रहे थे, मल्टीपल रिवोल्ट्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह से विरोध हो रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, नॉन वायलेंट तरीके से भी, वायलेंट तरीके से भी। तो इन सबको सप्रेस करने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, और ब्रिटिश अथॉरिटी ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज स्पेंड कर रही थी। इसकी वजह से जो वीकनिंग हुई है, जो कमजोरी आई है ब्रिटिश अथॉरिटी में, वो भी एक रीजन बनता है इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। नाउ विल सी थ्रू अ चार्ट, हम इस चार्ट के थ्रू देखते हैं। चलिए, एक जर्नी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, क्या जर्नी रही है। 1857 में होती है सिपॉय म्यूटिनी, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा वीडी सावरकर जी ने। पहली वो म्यूटिनी, पहला वो रिवोल्ट, जिसने ये बताया ब्रिटिश सत्ता को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि इंडियन मासेस में, भारत की आम जनता में बहुत गुस्सा है, बहुत रोष है, बहुत असंतुष्टि है। उस इवेंट के बाद उसको तो कैसे भी करके सप्रेस कर दिया गया, वायलेंटली, ब्रूटली सप्रेस कर दिया गया, पर वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। उस वायलेंट एक्ट के बाद एक नॉन वायलेंट एक्ट होता है, दैट इज 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। कांग्रेस का गठन किया जाता है ब्रिटिश रूल को अपोज करने के लिए, एक शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंट तरीके से, क्योंकि मॉडरेट्स का यही तरीका था। 1885 में कांग्रेस का गठन होता है। तो अब कांग्रेस के गठन से होता क्या है कि जो भी नोबिलिटी थी, यानी कि जो भी पढ़ा लिखा वर्ग था भारतीय समाज में, वो इकट्ठा होता है, वो एक साथ आता है, और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए और अपनी मांगों को रखने के लिए या मनवाने के लिए, भारत के हितों को ऊपर रखने के लिए, भारत के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो भी लोगों ने आइडियाज, थॉट्स रखे, वो सारा एक पूल बन जाता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में पढ़े लिखे लिटरेट लोग इकट्ठा होते हैं और हर सेक्शन से इकट्ठा होते हैं। 1905 में एक और घटना होती है, दैट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने एक बहुत अच्छा, बहुत कह सकते हैं कनिंग मूव चला कि बंगाल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बड़ा मुश्किल हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो एरिया है, जो रीजन है, वो बहुत बड़ा है, एंड जो पॉपुलेशन है बंगाल की, वो डाइवर्स है, यानी कि हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। इसकी वजह से वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मैनेज। दिस वाज द रीजन गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके लिए उन्होंने क्या प्रपोजल रखा कि हम बंगाल का पार्टीशन कर देंगे, बंगाल को विभाजित कर देंगे दो हिस्सों में, एक हो जाएगा हमारा वेस्ट बंगाल, एक हो जाएगा ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश। ये पार्टीशन इस बेसिस पे रखा गया था। बट द रियल रीजन बिहाइंड द पार्टीशन वाज टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना, क्योंकि अभी तक, इस इवेंट तक, हिंदू मुस्लिम यूनिटी अपनी चरम पे थी। चाहे हम कांग्रेस में देखें, हिंदू लीडर्स भी थे, मुस्लिम लीडर्स भी थे, चाहे हम उससे पहले रिवोल्ट में देखें, रिवोल्ट ऑफ 1857 में देखें, किसी ट्राइबल रिवोल्ट में देखें, पीजेंट मूवमेंट में देखें, या सिविल अपराइजिंग्स में देखें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एक ऐसा फीचर था जो इंटैक्ट रहा है शुरुआत से ही। अब इसको तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने
ये मूव चला, ये चाल चली थी कि हम बंगाल को विभाजित कर देंगे दो हिस्सों में। कहने के लिए था कि एडमिनिस्ट्रेशन मुश्किल है, पर रियल रीजन क्या था? हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, उनको अलग करना। वेस्ट बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी रखा गया, ईस्ट बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी रखा गया। इस पार्टीशन का पुरजोर विरोध हुआ, बहुत जोर से इस चीज का विरोध किया गया, हिंदूज ने भी किया, मुस्लिम्स ने भी किया। तो फाइनली ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, उन्होंने जिस मोटिव से चला था ये मूव, जिस मोटिव से वो ये प्रपोजल लेके आए थे, वो फेल हो गया। ब्रिटिशर्स फेल्ड इन पुटिंग दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल टू वर्क। ओके, वो इसे इंप्लीमेंट करने में फेल हो गए। और उसके बाद आता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट वो तरीका था कि हम इससे विरोध करेंगे, जो बंगाल का विभाजन हुआ है, बंगाल के विभाजन के विरोध में ये स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। स्वदेशी मूवमेंट के अंतर्गत क्या था कि हम ब्रिटिश गुड्स को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे, किसी भी तरह की वस्तु को जो ब्रिटेन में बनी हुई है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और हम होम ग्रोन प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, होम मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि भारत में बनी वस्तुओं का ही सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा। बड़े बड़े कपड़ों के ढेरों को जलाया गया जो ब्रिटेन से बन के आए थे। बड़ी बड़ी ऐसे पाइल्स क्रिएट कर दिए जाते थे चौराहों पे, रास्तों में, ब्रिटिश गुड्स के ढेर तैयार कर दिए जाते थे और उनमें आग लगा दी जाती थी। तो ये एक पब्लिक कह सकते हो आप अपोजिशन का तरीका था, विरोध करने का ये एक पब्लिक तरीका था कि लोगों के सामने, जनता के सामने, जहां पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी देख रहे हैं, उनके सामने ऐसे ढेर इकट्ठा करके उनको आग लगा दी जा रही है। इट वॉज अ वे टू शो देयर ऑपोजिशन टुवर्ड्स पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, फिर 1906 में बनती है मुस्लिम लीग। अब जो बीज यहाँ पे इन्होंने डाला था ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का, वो कहीं ना कहीं से अब मजबूती पकड़ने लगता है। मुस्लिम लीग में, मुस्लिम लीग का गठन होता है, और आगे चल के हम देखेंगे कि ये मुस्लिम लीग का गठन फाइनली इट लीड्स टू पार्टीशन ऑफ इंडिया। मुस्लिम लीग अपनी कुछ डिमांड्स रखती है, और मुस्लिम लीग के गठन के बाद हम आगे जब खिलाफत मूवमेंट देखते हैं तो उसमें भी मुस्लिम लीग का काफी बड़ा रोल है, वो मैं आपको समझाऊंगी अभी। 1916 में होम रूल मूवमेंट ये लॉन्च किया जाता है। होम रूल मूवमेंट कौन लॉन्च करता है? बाल गंगाधर तिलक करते हैं और एनी बेसेंट करती हैं। होम रूल मूवमेंट में डिमांड यही थी कि हमें खुद पे रूल करने की परमिशन दी जाए, आजादी दी जाए, सेल्फ रूल, होम रूल। ठीक है, हमें स्वराज्य की, होम रूल इज स्वराज्य, हम खुद अपने ऊपर राज कर सके, हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना सके, उसकी हमें आजादी दी जाए, ये डिमांड थी होम रूल मूवमेंट की। 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, पहला सत्याग्रह। ठीक है, पहला वो नॉन वायलेंट तरीका, मेजर या फिर नॉन वायलेंट वे टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स पहली बार किया जाता है 1916 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट होता है और रॉलेट सत्याग्रह होता है। खिलाफत मूवमेंट क्या है? खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत यहां से नहीं होती है, भारत से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत नहीं होती है। भारत का जो मुस्लिम वर्ग है वो बस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है, और गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करते हैं वापस से हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करने के लिए। कैसे होता है, आई टेल यू, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ओटोमन एम्पायर, यानी कि टर्की में, आज का जो टर्की है वहां पे ओटोमन एम्पायर होता था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर में जो रिलीजियस लीडर थे, दैट वाज ही वाज नोन एज कैलिफ, खलीफा, हिंदी में खलीफा या फिर कैलिफ। कैलिफ को वर्ल्ड वाइडली इस्लामिक कम्युनिटी जो थी, यानी कि पूरे विश्व की जो इस्लामिक समुदाय है पूरे विश्व का, वो खलीफा को अपना रिलीजियस लीडर कंसीडर करता था। ठीक है, तो खलीफा की इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन थी विश्व में, पूरे विश्व की इस्लामिक कम्युनिटी में खलीफा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज ही वाज कंसीडर्ड एज द टॉप मोस्ट रिलीजियस लीडर। जो भी खलीफा के मुंह से निकलता था, जो भी खलीफा कहते थे, वही इस्लामी कानून होता था, और उसी पे पूरा इस्लामिक कम्युनिटी वर्क करती थी, काम करती थी। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ओटोमन एम्पायर को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और खलीफा को उसकी पोजीशन से हटा दिया, एक तरह से डीथ्रोन कर दिया। अब इसके अगेंस्ट
इस इवेंट ने बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट किया पूरी इस्लामिक कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में इस्लामी समुदाय में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि क्रिएट हुई, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा नाराज़गी जाहिर की गई इस मूव के अगेंस्ट। खिलाफत मूवमेंट जो यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ वो इसीलिए शुरू हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस एक्ट को अपोज करने के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की गई बाय मुस्लिम लीडर्स। नाउ अब जब ये शुरुआत हो ही गई तो अल्टीमेटली वो कर क्या रहे थे? कर तो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज ही कर रहे थे ना, चाहे वो किसी भी रीजन से कर रहे हो। गांधी जी ने इसको भी एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, इसको एक अच्छे मौके की तरह इस्तेमाल किया और उन्होंने अपना समर्थन भी दिया खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत मूवमेंट जोर पकड़ने लगा, लेकिन बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो रीजन था वो डायरेक्टली इंडिया से कनेक्टेड नहीं था, इंडिया के जो ओवरऑल इंटरेस्ट से कनेक्टेड नहीं था। दूर देश में कहीं कोई इवेंट हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलीजियस लीडर को डिथ्रोन कर दिया गया है, उस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट एक्सटेंड किया है, उन्होंने अपोज किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पर ये नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाला रीजन नहीं था, इसलिए ये बहुत ज्यादा चला नहीं। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के बाद उसी दौरान कुछ उसके आसपास ही हम देखते हैं एक इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है और 22 ब्रिटिश ऑफिशियल्स दे डाइड इन दैट इंसिडेंट, इन दैट वायलेंट आउटब्रेक। उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से गांधी जी को बहुत आघात लगता है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये एक साथ शुरू हुए थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी यही था कि हम ब्रिटिशर्स के साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, खिलाफत मूवमेंट का भी यही मोटिव था कि हम ब्रिटिशर्स को अपोज करेंगे क्योंकि उन्होंने ओटोमन एम्पायर से कैलिफ को हटा दिया है। और साइड बाय साइड जो गांधी जी थे उन्होंने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था खिलाफत मूवमेंट को थ्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कि हम भी आपके साथ ही हैं, हम भी ब्रिटिशर्स को अपोज कर रहे हैं और हम उनको कॉपरेट नहीं करेंगे किसी भी तरीके से। ठीक है, जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया तो गांधी जी को बहुत आघात लगा, वो इस बात से बहुत दुखी हुए कि मेरा सारा जो एफर्ट है प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट रखने का वो वेस्ट हो गया एक ही झटके में, इतना बड़ा वायलेंट आउटब्रेक। तो उन्होंने एनसीएम को वापस ले लिया, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। बाद में आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको काला कानून भी कहते हैं और उसको डिस्क्राइब किया जाता है नो अपील, नो दलील एंड नो वकील। ये एक स्टेटमेंट दी जाती है रॉलेट एक्ट के लिए। रॉलेट एक्ट लेके आए थे ब्रिटिशर्स और उनका कहना था कि हम किसी को भी, यानी कि किसी भी भारतीय को वो अरेस्ट कर सकते हैं, वो जेल में डाल सकते हैं सिर्फ शक के आधार पर। और शक किस बात का? कि वो किसी तरीके का मास मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी तरीके का षड्यंत्र रच रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सिर्फ इस शक के आधार पर किसी को भी जेल में डाला जा सकता है। ये एक्ट था रॉलेट एक्ट। इसके अगेंस्ट में बहुत वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इस शक के आधार पर जब किसी को भी रॉलेट एक्ट के तहत जेल में डाला जाता था तो ना उसको वकील की सुविधा दी जाती थी, ना वो अपने लिए अपील कर सकता है, ना वो अपने लिए कोई दलील रख सकता है, मतलब अपने पक्ष को वो प्रेजेंट ही नहीं कर सकता कोर्ट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर रॉलेट एक्ट लगा है, सिर्फ उस पर शक है कि वो किसी तरीके का षड्यंत्र रच रहा है। 1947 में रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी होती है। इंडियन नेवी में भी जो रॉयल नेवी थी उस समय, ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी जो इंडिया में उन्होंने डिप्लॉय कर रखी थी, वहां पे भी आपके इंडियन सिपाहीज थे। तो उस समय एक रिलीजियस बिलीफ था कि ओवरसीज यात्रा नहीं की जाती है, यानी कि समुद्री यात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता है। ये एक रिलीजियस बिलीफ चला आ रहा था उस समय इंडियन सोसाइटी में। तो जब इंडियन सिपाहीज को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया और उन्हें ओवरसीज यात्रा करने के लिए कहा गया, तो इस जैसे रिवोल्ट ऑफ 1857 में रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए थे, वैसे ही इस दौरान भी लोगों को लगा कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए जा रहे हैं क्योंकि उनका धर्म भ्रष्ट हो सकता है।
अगर वो समुद्री यात्रा करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में और भी बहुत थोड़े रीजंस थे इनके, वही सिमिलर कि उनको पे पैरिटी नहीं थी, यानी कि सिमिलर वेज नहीं दी जाती थी, सिमिलर उनको इक्वल स्टेटस नहीं दिया जाता था। हमेशा जो ऑफिशियल्स होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे, वो ब्रिटिश ही होते थे, ना कि कोई भारतीय होता था। इन सब मिला जुला के ये जो भी रीजंस थे, एक म्यूटनी होती है विच इज नोन एज रॉयल इंडियन म्यूटनी। 1942 में आता है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, अ वेरी प्रोमिनेंट इवेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आता है, ये अल्टीमेट स्टेप था, या फिर कह लीजिए इट वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन वेयर इंडियंस डिमांडेड ब्रिटिशर्स टू मूव आउट ऑफ इंडिया। दे जस्ट आस्क्ड ब्रिटिशर्स टू जस्ट क्विट इंडिया, लीव इंडिया एंड गो आउट। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा था कि प्लीज गेट आउट ऐसा क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और ये भी एक मास मूवमेंट चला है। शुरुआत होती है इसकी डांडी मार्च से। डांडी मार्च से हमारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट का इवेंट होता है। डांडी मार्च होता है कि जो गांधी जी हैं वो कहते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम वायलेंट एक्ट तो नहीं करेंगे कभी, बट हम सत्याग्रह करते रहेंगे, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे नॉन वायलेंट तरीके से, हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, पर हम वायलेंस तो नहीं दिखाएंगे। डांडी मार्च शुरू होता है सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट। नमक पर भी कर लगाया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। नमक जैसी बेसिक रोजमर्रा की जरूरत की चीज पे भी कर लगाना, जिससे नमक का दाम कितना बढ़ जाता होगा आप सोच सकते हैं, उसको हटाने के लिए, है ना, कि सॉल्ट टैक्स को रिमूव किया जाना चाहिए, उसके लिए दांडी यात्रा की जाती है। गांधी जी और उनके साथ कुछ लोग जुड़ते हैं और ये दांडी यात्रा की जाती है। ठीक है, ये जो इवेंट्स हैं ये थोड़े से अप एंड डाउन है, सो जस्ट लीव इट। मैंने आपको 1920 में ये बताया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत के साथ ही चल रहा था। 1930 में आपका दांडी मार्च होता है। दांडी मार्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सेम थिंग कि वी आर नॉट गोइंग टू अबाइड बाय योर रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, कि अगर आपने किसी भी चीज पे टैक्स लगा दिया तो हम उस पर लगान देने लगेंगे, आप कुछ भी कह दें, कोई भी एक्ट ले आए तो हम वो एक्ट मान लें। तो इस डिसोबीडियंस को दिखाने के लिए ये शुरुआत हुई थी एंड फाइनली हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 46 में रॉयल इंडियन म्यूटिनी भी हुई थी। ये भी एक बहुत छोटा सा इवेंट था, ऑल्दो इट हैड अ वेरी ग्रेट इम्पैक्ट, क्योंकि इसने सीधे रॉयल नेवी को, नॉट आर्मी, रॉयल नेवी को अफेक्ट किया था। तो जब भी मिलिट्री पे या फिर डिफेंस फोर्स पे किसी तरीके का आघात होता है, या डिफेंस फोर्सेस में कोई किसी तरह की कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है पूरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और यहाँ पे तो क्या था कि किसी दूसरे देश की मिलिट्री सर्विसेज यहाँ पे थी, ठीक है, हमारे देश में थी, तो मैनेजमेंट वहां से हो रहा है, डिप्लॉय यहाँ होना है, यहाँ के लोगों को ही भर्ती किया गया है, और उनमें ही असंतुष्टि हो रही है, उनमें ही बहुत ज्यादा गुस्सा उमड़ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट थ्रेट हो जाता है ब्रिटिश मिलिट्री या ब्रिटिश डिफेंस फोर्स के लिए। ठीक है, सो इट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। सो दिस वाज द होल चेन ऑफ इवेंट्स। मुझे नहीं पता ये कैसे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। यू कैन मेक इट करेक्ट, आप अपने कॉपी में इसको लिख लीजिएगा एक लाइन में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये बस इंपॉर्टेंट इवेंट्स मैं आपको दिखाना चाहती थी कि ये इवेंट्स हुए थे जिनसे अल्टीमेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है। हम उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पे ब्रिटिशर्स को फाइनली हमारा भारत छोड़ के जाना ही पड़ता है और हमें हमारी स्वतंत्रता वापस मिलती है। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में होता क्या है, ये जो एक्ट आया था, ये जो एक्ट स्टैब्लिश किया गया, उसका सीक्वेंस क्या है, एक बार हम ये देखेंगे। माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट किया जाता है, फिर इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान का स्टैब्लिशमेंट होता है, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को फाइनली पार्टीशन कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है, और दो डिफरेंट नेशंस हमारे स्टैब्लिश हो जाते हैं। गवर्नर जनरल्स अपॉइंट होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स इंडिया को दे दी जाती हैं। मैं एक एक करके भी सब समझाऊंगी आपको। सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको सॉवरेनिटी मिल जाती है। स्वायत्ता कहते हैं सॉवरेनिटी को, यानी कि नो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन गवर्नेंस, ओके, दैट इज सॉवरेनिटी। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे हम इस शब्द को बहुत डिटेल में समझेंगे। ये शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे प्रियम्बल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये बेस बनाता है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का। एबॉलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ऑफिस, एंड ऑफ ब्रिटिश मोनार्क्स टाइटल, एंड बाकी कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो इवेंट्स हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं।
माउंटबेटन ने एक प्लान दिया, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो लास्ट वायसराय थे यहाँ पे। उन्होंने एक एक्ट दिया था कि जब ये सब हो गया, जब ये सारे चेन ऑफ इवेंट्स हो गए इससे पहले जो हमने देखा था, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स को ये समझ आ गया था कि अब वो इससे ज्यादा रूल नहीं कर सकते इंडिया में। बहुत मास प्रोटेस्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज का लॉस ऑलरेडी हो चुका है, एंड नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सप्रेस द रिजेंटमेंट व्हिच वाज ऑलरेडी क्रिएटेड अमंगस्ट इंडियंस। तो उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया दैट दे विल लीव इंडिया, और वो इंडिया की सॉवरेनिटी वापस कर देंगे, उनका रूल जो है वो वापस कर देंगे। इसी के तहत लॉर्ड माउंटबेटन ने एक प्लान तैयार किया था, और उसमें वेरियस प्रोविजंस इंक्लूड हुए थे कि कैसे, पर वो जाते जाते ये एक कहते हैं ना जड़ छोड़ गए, ये एक ऐसा घाव छोड़ गए जो अभी तक नासूर बन चुका है, एंड वी आर अनेबल टू फाइंड द वेज टू कर्ब इट कंप्लीटली। वो कहीं ना कुछ डिस्प्यूट होता ही रहता है। तो वो एक ऐसा लूप होल छोड़ ही गए हैं कि माउंटबेटन प्लान में ही ये डिसाइड हुआ दैट इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होगा। अब पाकिस्तान की डिमांड कहाँ से आई थी? आई वो विद इन इंडिया से ही थी, ठीक है। इंडिया के ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने ये डिमांड की थी कि उन्हें एक दूसरा देश चाहिए, उन्हें एक सेपरेट नेशन चाहिए विद देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। यानी कि मुस्लिम लीडर्स का एक ग्रुप इकट्ठा होता है जिसको लीड किया था जिन्ना ने, और उनका ये डिमांड था कि वो एक दूसरा नेशन क्रिएट करें जो कि कंप्लीटली मुस्लिम्स को डेडिकेटेड हो, जहां पे वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था, या फिर आप कह दें कि उनको ऐसा लगवाया गया, उनके दिमाग में ये चीजें भर दी गई थी कि आपके राइट्स को कर्व कर दिया जाएगा एक बार अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो। ये ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही प्लान्ड मूव था कि मुस्लिम वर्ग को ऐसा महसूस कराना कि उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा अगर एक बार इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अगर उन्हें अपना एक सेपरेट स्टेट या नेशन नहीं मिलता है तो, ठीक है। दिस वाज अ वेरी प्लान्ड मूव ऑफ ब्रिटिशर्स। इसी के तहत जिन्ना और बाकी लीडर्स इकट्ठे होते हैं और वो पाकिस्तान की डिमांड रखते हैं, ठीक है। और इसी मीनवाइल में एक इवेंट होता है डायरेक्ट एक्शन डे जिसे हम कहते हैं, 16 अगस्त को। सॉरी इफ आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड विद द डेट, प्लीज डू चेक विद द डेट। मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद आ रहा है डायरेक्ट एक्शन डे का। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से एक इवेंट होता है जिसमें मास प्रोटेस्ट किया जाता है मुस्लिम्स के द्वारा, ठीक है। उसमें वायलेंस भी बहुत होता है, एंड अल्टीमेटली ये सब देख के माउंटबेटन ये कन्विंस कर लेते हैं इंडियन लीडर्स को, उस समय जो कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के लीडर्स थे सबको वो कन्विंस कर लेते हैं कि अब तो हमें पार्टीशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्रोध हो गया है, इतना ज्यादा रोष उत्पन्न हो रहा है दोनों कम्युनिटीज में, इतना ज्यादा बैर बढ़ गया है, इतना ज्यादा एनिमिटी आ गई है इंडिया हिंदूज एंड मुस्लिम्स में कि अब तो पार्टीशन के बिना कोई रास्ता नहीं बचा है। अल्टीमेटली क्या होता है कि लीडर्स मान जाते हैं, और उस समय गांधी जी चूंकि सबसे प्रोमिनेंट लीडर थे, अल्टीमेटली ही आल्सो अग्रीज टू इट एंड पार्टीशन हो जाता है। इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया जाता है, भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है, और आपके इसको पाकिस्तान को भी एक सॉवरेन एंड इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर कर दिया जाता है। आई थिंक दिस डायरेक्ट एक्शन डे इज 6th August, प्लीज डू चेक इट, ओके। फिर लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कि रूल करने की, लेजिस्लेशन होता है दैट वे ऑफ रूल, ओके, रूलिंग। जो भी एक्ट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो भी कानून बनते हैं वो लेजिस्लेशन का पार्ट होते हैं। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं इंडिया को भी दी जाती हैं और पाकिस्तान को भी दी जाती हैं कि आप अपने अपने रूल्स अपने अकॉर्डिंग बना लें। सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स, जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स को भी ये मौका दिया जाता है कि आपकी मर्जी है, आप इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में, यू हैव दैट डिसीजन, यू हैव टू मेक दैट डिसीजन, यू हैव दैट चॉइस, आप चाहे इंडिया में जाएं या पाकिस्तान में जाएं। इसकी वजह से भी एक बहुत क्योस क्रिएट होता है इंडिया में, बट थैंक्स टू आवर लीडर्स उस क्योस को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया जाता है। लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई, प्रिंसली स्टेट्स को ये सॉवरेनिटी दे दी गई।
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ऑफिस, हमने देखा था कि लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ ऑफिस को स्टैब्लिश किया गया था, जो यहाँ के गवर्नेंस को देखते थे। यहाँ के जो गवर्नर जनरल्स थे वो रिपोर्ट करते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, उनका एबॉलिशन हो जाता है, उस ऑफिस को एबॉलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर होता है एंड ऑफ ब्रिटिश मोनार्क्स टाइटल, यानी कि क्वीन का जो टाइटल यहाँ पे लगता था ब्रिटिश, क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी, इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो यहाँ पे जो भी अगर कोई कानून पास हो रहा है, कोई ऐसा लेजिस्लेटिव वर्क हो रहा है, कोई रेगुलेशन बन रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो जो इंग्लैंड की जो मोनार्क है यानी कि जो क्वीन थी, उनका टाइटल यूज किया जाता था। फाइनली इंडिया के सारे लेजिस्लेटिव वर्क से, सारे लेजिस्लेटिव प्रोविजन से क्वीन का जो टाइटल है, जो मोनार्क का टाइटल है, वो हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट बन जाता है, यहाँ पे किसी भी तरह की एक्सटर्नल अथॉरिटी का कोई प्लेस नहीं रह जाता। फिर आगे मिसलेनियस प्रोविजंस, ये हमारी पॉलिटी का हिस्सा है जहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से भारत का संविधान बनाया जाता है, भारत के संविधान का निर्माण किस तरह से होता है, जिस संविधान पे हम आज तक चल रहे हैं उसका फाउंडेशन कैसे होता है, वो आते हैं मिसलेनियस प्रोविजंस में। क्योंकि देश तो मिल गया, आजादी मिल गई, देश मिल गया, लोग मिल गए, एरिया मिल गया, टेरिटोरियल रीजन मिल गया, अब इसको एडमिनिस्टर कैसे करना है, चलाना कैसे है, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, कौन से कानून पास किए जाएंगे, लोगों के हितों का ध्यान कैसे रखा जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन तय करता है। और उसी संविधान का निर्माण किस तरह से होता है वो हम आगे आने वाली पॉलिटी की क्लासेस में देखेंगे। की प्रोविजंस, आई टोल्ड यू, पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू सॉवरेन स्टेट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान, और यहाँ पे पावर का ट्रांसफर होता है ब्रिटिश मोनार्क से इंडियन सॉवरेनिटी को। ओके, और यहाँ पे फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किससे हो जाता है, गवर्नेंस का, यानी कि जो हमारा सेल्फ गवर्नेंस है, जो सेल्फ रूल है, उसका फ्रेमवर्क यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाता है। वही जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब निर्माण होगा तब हम देखेंगे कि ये फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन होता है और कैसे धीरे धीरे करते करते साल दर साल अलग अलग अमेंडमेंट्स होते हैं, अलग अलग चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, कुछ चीजें हटाई जाती हैं, और हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है। ये वही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जो ऐसे फ्लो चार्ट में लिखे हुए हैं। 4 जुलाई 1947 इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, ठीक है, इनएक्टेड आफ्टर फोर्टनाइट ऑफ 18 जुलाई। ये बेसिकली वो डेट्स हैं, आपको ये डेट्स नहीं याद रखनी है, नो नीड टू रिमेंबर दीज डेट्स, ये बस वो चेन ऑफ इवेंट्स हैं। ये दिखाया जाता है कि कैसे एक रात में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास नहीं हुआ था, कैसे लाइन ऑफ इवेंट्स थे, कितना समय लगा था, ये बस एक टाइम लाइन है आपको दिखाने के लिए। ये प्रोविजंस हो जाते हैं, डोमिनियन ऑफ इंडिया क्रिएट होता है, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान क्रिएट होता है, और प्रिंसली स्टेट्स वर आस्क्ड टू जॉइन ईदर ऑफ द डोमिनियन, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी जाती है कि वो इन दोनों में से कोई भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ इट इज द सेम थिंग, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। बेसिकली इसमें वो प्रोविजंस थोड़े डिटेल में लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी समझाए हैं। रोल ऑफ की फिगर्स, हम सब ने देखा कि पूरे नेशनल मूवमेंट में जितना भी हमारा ये भारत के आज़ादी के लिए मूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो वायलेंट मूवमेंट्स हुए हों या नॉन वायलेंट हुए हों, सब में कुछ ऐसे की पर्सनालिटीज का बहुत प्रोमिनेंट रोल रहा है। ठीक है, मैं आपको कुछ की लीडर्स के बारे में एक चार्ट भी प्रोवाइड करूंगी, और सो टू से मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी आपको, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स रहे हैं ना, उनके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो आपके लिए अच्छा होगा जानना, अगर उससे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं वो वर्कशीट आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। द ग्रेट यूनिफायर, ये मुझे आपको दिखाना था बस ये चार्ट, कि कैसे जब प्रिंसली स्टेट्स को ये चॉइस दी गई कि आप कोई भी डोमिनियन ज्वाइन कर सकते हैं, तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स ने तो बहुत इजीली ये डोमिनियन, हमारा इंडिया का डोमिनियन ज्वाइन कर लिया था। नाउ जब पाकिस्तान की बात आई तो कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पे बहुत ज्यादा क्योस हुआ है, वायलेंस हुआ है, बहुत ज्यादा एक तरीके का रिजेंटमेंट उनमें देखने को मिला है, वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे, जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और JNK का सिचुएशन तो आपको पता ही है। जूनागढ़ और हैदराबाद ये दो ऐसी जगह थी जिन्होंने पूरा मन बना रखा था कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। बट नाउ इमेजिन द सिचुएशन कि यहाँ पे आपका जूनागढ़ आता है एंड समवेयर हेयर यू कैन सी योर हैदराबाद।
पूरे भारत के टेरिटोरियल एक्सपेंशन में आप देखिए, इस रीजन में देखिए, अगर बीच में दो ऐसे हिस्से जो पाकिस्तान के अंडर आते हैं, अगर वो ऐसे दो स्टेट्स क्रिएट हो जाते जिनकी रूलिंग पाकिस्तान को करनी है, तो व्हाट वुड हैव बीन द कॉन्सिक्वेंसेस? जस्ट इमेजिन, आप सब डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जहां पे नेशनल सिक्योरिटी विल बी योर अटमोस्ट प्रायोरिटी। नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि अगर ऐसा हो जाता तो नेशनल सिक्योरिटी कितने लेवल्स पे कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। और आज हम जिस तरीके से अपने देश को बचा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं जितनी मजबूती से, क्या वो हो पाता? इतना कुछ अच्छा करने के बाद भी, इतनी अच्छी मिलिट्री सर्विसेज, इतनी अच्छी डिफेंस फोर्सेस, इतना मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन, इतने एफिशिएंट ऑफिशियल्स, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हों या फिर डोभाल जी हों, अजीत डोभाल जी हों जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इतने एफिशिएंट ऑफिशियल्स के बाद भी इतने अच्छे लोगों का दिमाग जहां इस्तेमाल हो रहा है, इतने वन ऑफ द फाइनेस्ट intellectual people we have in our country when it comes to security of our nation, उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम देख रहे हैं कोई ना कोई इंटरवेंशन हो ही रहा है, आए दिन होता रहता है। we lose our brothers, we lose people in army every day, okay, although it has come down to a very low level, बहुत ज़्यादा इसको कम किया गया है, but फिर भी ये अभी भी चल रहा है, and it is part of it. We understand that it is part of maintaining our security. But just imagine the situation जहाँ पे ये कुछ दो हिस्से हैं, अगर मान लीजिए दो हिस्से भी हम मान लेते हैं, वो हैं जो पाकिस्तान के रूलिंग के अंडर हैं, तो how it would have been, क्या सिचुएशन होती? तब beyond our imagination, let's not even think of that. But ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, बट सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अच्छे से इसको हैंडल किया। ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया गया था हैदराबाद में, हैदराबाद को असेस करने के लिए इंडियन डोमिनियन में। ओके, पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या था, कैसे हुआ था। यू कैन गो थ्रू इट, इट्स जस्ट द टेक्स्ट। आप अपनी सहूलियत के लिए प्लीज गो थ्रू इट, आई वुड से पढ़िएगा आप इसको और आपको समझ आ जाएगा। जो भी मैंने आपको समझाया है आप उससे रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। दिस इज ऑल्सो द चार्ट विच इज गिवन टू यू फॉर योर कन्वीनियंस। जो भी मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी मैं आपको समझा रही हूँ, इट इज अ कॉन्सेप्ट। I have built it in a story, I have weaved it in a story, right? But now, what are the key provisions, key facts which you need to remember to understand this whole timeline? ये पूरे इवेंट के साइकिल को समझने के लिए कौन से जो की कॉन्सेप्ट्स आपको याद रखने हैं, वो ऐसे मैंने चार्ट फॉर्म में आपको बना के दिए हैं। दिस चार्ट इज ऑल्सो इन योर नोट्स, सो नीड नॉट टू वरी, जस्ट गो थ्रू इट। जब आप मेरा लेक्चर देख लेते हैं तो आप, अगर एक बार में आपको नहीं समझ आ रहा है, एक बार आप और देख लें, बट प्लीज डू गो थ्रू नोट्स आफ्टर दैट। तभी वो सारी नॉलेज, वो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कंपाइल होगी, एक जगह पे एक्यूमुलेट होगी, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिलेट ईच फैक्ट विद द कॉन्सेप्ट। अदरवाइज आपको सब हेवायर लगेगा कि अरे ये कैसे, वो कैसे लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। और अगर आपको कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स रिलेट नहीं हुए, कनेक्ट अगर आप नहीं कर पाए, आई एम टेलिंग यू इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, बी इट डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, so this was it for our lecture, and with this we are almost finishing our modern Indian history. I'll see there are a few more topics which you need to know, और उसके आपको नोट्स, जो कंपाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, सो डू नॉट वरी, दोज आर ओनली फैक्चुअल डेटा। आप आराम से उनको अपने पेस पे पढ़ सकते हैं। यू जस्ट नीड टू कनेक्ट इट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट अकॉर्डिंग टू योर PYQs। जो भी मैं आपको डेटा शीट्स दे रही हूँ या जो भी मैं आपको वर्कशीट्स दे रही हूँ, वो सब आपके PYQ से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। जिस भी तरह के क्वेश्चंस आए हैं आपके एग्जाम्स में, उसी से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिले हैं, उसी से रिलेटेड आपको फैक्ट शीट्स मिली हैं, चार्ट्स मिले हैं, जो भी आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, और इससे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जस्ट गो थ्रू इट, अंडरस्टैंड इट, keep revising it,
Keep learning history and keep living history. Thank you and Jai Hind.